हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, यह अप्लाइड फिजिक्स 2 को यानी चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आज के सेशन में आप लोगों से बात करने वाले हैं चैप्टर 2 में जो आप लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स का भी जो वेटेज रहता है आपके एग्जाम में, इसमें से भी आप लोगों को एग्जाम में 5 से 10 नंबर तक के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो सर आप 5 से 10 नंबर ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इसके बीच में ही आप लोगों का नंबर आता है, तो आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 5 नंबरिया क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है और जो डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक आप लोग जरूर याद करिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल चुका है दोस्तों। चैप्टर 1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों को ये स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लास को एनरोल नहीं किया है इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर का, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की क्लास की फीस जो होगी केवल और केवल 99 रुपये है। बहुत ही मिनिमल फीस है। इतने फीस कम फीस में आप लोग कहीं पे भी नहीं पाओगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कंटेंट मैं आप लोगों को इतना सारा दे दूंगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि सर हमें 99 रुपये में इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से बताई जाएगी, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स की। तो दोस्तों आप लोग क्लास को ज्वाइन कर जरूर कर लेंगे और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी की। बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों, तो कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे जानते भी हैं, उनको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूंगा, तरंग प्रकाशिकी की बात करूंगा, और एक चीज़ आप लोग और ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इस प्रकार से बताऊंगा कि आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगेगा कि सारी चीज़ें मैंने पढ़ा नहीं है। हाई स्कूल में आप लोग इंटर में आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं वेव ऑप्टिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू देना है। अब ओवरव्यू देने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप लोगों को बहुत सिंपल वे में उड़ा दूंगा, नहीं। जो चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में है उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों वेव ऑप्टिक्स की। तो तरंग प्रकाशिकी होता क्या है, लिखेंगे यहाँ पे कि प्रकाशिकी की उस शाखा या वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन तरंगों के रूप में किया जाता है, उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि तरंग प्रकाशिकी हम कहेंगे किसको। जब हम बात करेंगे प्रकाशिकी की उस शाखा को जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के तरंगों का अध्ययन करेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, तरंग प्रकाशिकी बोलेंगे। अब इसमें किसका किसका हमें अध्ययन करना है दोस्त, इस बात को भी ध्यान में, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण के भी बारे में बात करूंगा, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण के बारे में बात करूंगा, प्रकाश का विवर्तन की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो कंप्लीटली यही सारी होती हैं चीजें जो तरंग प्रकाशिकी में हमें बताती है। ठीक है, अब देखिएगा तरंगों के नेचर्स को भी हमें जानना होगा। ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है एक बार। ठीक है, कि यहाँ पे प्रकाश की दोहरी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी इसका हमारे प्रकाश की दोहरी जो प्रकृति होती है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि द्विबोंगली, ठीक है, ये वैज्ञानिक है द्विबोंगली के ब्रोगली, ठीक है, ब्रोगली लिखा है, ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों प्रकृति होते हैं। यानी हमारी जो प्रकाश तरंगें होती हैं कण के रूप में भी चलती हैं और कण के रूप में फोटॉन्स जो होती हैं दोस्तों, फोटॉन्स के गुच्छे यानी कणों के रूप में चलती है। कण का तात्पर्य ये है, और तरंग का मतलब है वेव, यानी मोशन, वेव होता है जो। ठीक है, तरंग प्रकाश जो प्रकाश तरंगें होती हैं तरंग के माध्यम में भी चलती हैं और कण के माध्यम में भी चढ़ती हैं। ठीक है, चलती हैं। ठीक है, इसलिए प्रकाश संबंध फोटॉन का संवेग p बराबर होता है h/λ होता है। ठीक है, इसे हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक दोस्त, अब देखिए इसी प्रकार हम बोल सकते हैं गतिमान कण के संबंध में तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, लैम्डा इक्वल टू h/mv, क्योंकि m क्या है, p क्या है, संवेग है, संवेग बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है। फोटॉन का विरामावस्था में द्रव्यमान जो होगा वो 0 होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जब हमारा फोटॉन्स जो होगा मतलब रुका हुआ होगा, यानी रुका हुआ मतलब विरामावस्था में यानी पहली प्रारंभिक अवस्था में होगा, तो उसका जो द्रव्यमान होगा, मास की बात की जाएगी दोस्तों, तो 0 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि आइगेंस, ठीक है, आइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्त, मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आइगेंस का तरंग सिद्धांत। आइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलेगा, प्रकाश तरंगों के रूप में चलेगा। तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी दोस्तों, आप लोग जानते हैं सघन माध्यम में भी प्रकाश चल सकता है और विरल माध्यम में भी प्रकाश चल सकता है। ठीक है, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्होंने सर्वव्यापी ईथर माध्यम की परिकल्पना की, यानी ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसमें इन्होंने इस प्रयोग को किया। ठीक है, परिकल्पना की और माना कि ईथर में या ईथर वे सभी गुण
या ईथर में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो प्रकाश को चलने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ईथर बहुत हल्की मतलब होती है, ठीक है, तथा घनत्व तो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की तरंग की चाल जो होती है या गति की बात करूंगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा, बहुत सिंपल वे में आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग हर एक चीज याद हो जाएगी। भिन्न भिन्न रंगों के लिए लिखा गया है भिन्न भिन्न रंगों के लिए तरंग की लंबाई भिन्न होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि रेड का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं आगे चल के हर एक चीज को बात करूंगा, वेवलेंथ की भी बात करूंगा। ठीक, जब यहाँ पे लिखा है जब ये तरंगे आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आइगेंस का सिद्धांत। फिलहाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा प्रकाश का परावर्तन। फिलहाल आप लोगों ने इसको हाई स्कूल में भी पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर को आप लोग या इस चैप्टर को आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को चीजों को याद दिलाने के लिए सारी चीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा मैं बात करने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन से सिंपल से वे में एक चीज समझिएगा, ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा। मान लीजिए मेरा कोई मिरर है, आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप लोग कांच ले लीजिएगा, उस पर अपना जो लेजर लाइट आप लोग रखते हैं ऑर्केस्ट्रा में जलाने के लिए उसको ले लीजिएगा। ठीक है, और इस मिरर पे आप लोग अपना सीधे से ऐसे कुछ एंगल पे आप लोग लाइट डालिएगा। ठीक है, इस मिरर पे तो देखेंगे दोस्त कि यह जो हमारा इस पे कांच पे मतलब कि जब आपका प्रकाश का बीम पड़ेगा यानी जो लेजर लाइट की बीम पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी परावर्तित हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से परावर्तित होगी। आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप लोगों को जब यहाँ जिस पॉइंट से मतलब कि मुड़ जाती है परावर्तित होती है उसके बिंदु में उसके लंबवत, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए इसका लंबवत ए हो जाएगा। ठीक है, इसके लंबवत एक अभिलंब खींचा जाता है जो कि मतलब कि आभासी होता है जिसको हम मान लेते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें एक ही चीज बताया दोस्तों कि जब हम प्रकाश की किरण को किसी दर्पण या फिर हम बोल सकते हैं किसी आईना वैना वगैरह, आईना ही कहते हैं ना भाई, जो चेहरा देखते हैं मैं आईना ही बोलता हूँ तो आप लोग आईना ही समझ लीजिए। ठीक है, एक दर्पण पे आप मिरर पे आप लोग जैसे ही आप लोग किसी कांच पे कैसा कांच रहेगा जो आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, उस वाले कांच की बात कर रहा हूं मैं। तो उस पे अगर आप लोगों ने इस लेजर लाइट बीम को डाला तो प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित होता है। ठीक है, अब देखिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे देखिएगा जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, यानी मान लीजिए ये मेरा मीडियम है दोस्तों, मीडियम को आप मिरर से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा जाती हैं तो माध्यम के पृष्ठ यानी इसका पृष्ठ है दोस्त, इस पृष्ठ से टकरा के जो प्रकाश की तरंगे होती हैं पुनः क्या हो जाती हैं, माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यानी ये हमारी मान लीजिए कि यहाँ से टकराई फिर से वापस लौट गई। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। और देखिएगा ये अभिलंब तथा आपतित कोण के बीच में कोण आई बनेगा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में हमारा कोण जो बनेगा आर बनेगा। आपतित किरण मतलब दोस्तों जो हम किरण को डाल रहे हैं इस पे वो आपतित किरण है, यानी जो आप लोग लेजर लाइट लिए हैं वो आपतित किरण है, और जो परावर्तित हो जा रही है उसे हम मतलब कि जहां से परावर्तित हो रही है उसे हम परावर्तित किरण बोल देंगे। ठीक है, फिलहाल एक बहुत सिंपल वे में आप लोगों को मैंने समझाया। लिखना क्या है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के पृष्ठ से टकराकर प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं या लौट आती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए पूरा इस तरफ का एक मीडियम है मेरा, ये मीडियम पूरा ऊपर वाला मीडियम है, फिलहाल कांच वाला मीडियम है नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम आपतित किरण को अगर किसी कांच या मिरर पे डालते हैं तो परावर्तित हो जाती है, इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रकाश का परावर्तन नाम दिया। अब दोस्तों देखिएगा हमने यहाँ पे बात किया दोस्तों, जो आपतित किरण की जो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना है इसे हम आई नाम दिया, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बना है उसे आर नाम दिया है। पॉइंट ओ पे आप लोग मान लीजिए कोई बीम जो है यहाँ पे गई, यहाँ से परावर्तित हुई है। ठीक है, और ए बी नामक कोई हमने मिरर लिया है। ठीक, इस बात को भी आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। देखिएगा दोस्तों आगे करना क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम जो है ये दो नियम आप लोगों के हैं। पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये तीनों चीजें आप लोगों को एक ही तल पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, नहीं आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण, तीनों हमारी एक ही तल पे देखने को मिल रही है। ठीक, यही चीज हमने पहला नियम में लिखा। दूसरा नियम है दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है दोस्तों ये हमारा बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। यही बात यहाँ पे किया गया है कि कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्त ये बातें आप लोगों को समझना है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सॉरी अपवर्तन। देखिएगा एक हमारा रिफ्लेक्शन है,
और एक हमारा रिफ्रैक्शन है, ठीक है। दोनों में अंतर है, एक प्रकाश का परावर्तन है, एक अपवर्तन है। तो अपवर्तन को आप लोगों को बहुत अच्छे में मैं बता देना चाहूंगा। पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसके प्रैक्टिकल वाले पे चलता हूँ। देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश का वेग जो होगा, प्रकाश का वेग, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की, प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। यानी इसमें तरंग दैर्घ्य की बात की जाए, एनर्जी की बात, इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तथा प्रकाश की किरणें अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं, ठीक है। विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन में देखा, सीधे हमारा परावर्तित हो गई, लेकिन यहाँ पे परावर्तित तो होगी, लेकिन कुछ जैसे कि मूल बिंदु से ना होके कुछ हल्का से मतलब झुक के तब हमारी परावर्तित होंगी। चलिए इसका फिगर दिखाएंगे तो आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे हमारा लिखा गया है, यही दो फिगर आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा जो डिब्बा वाला पार्ट है सघन माध्यम है, और यहाँ पे मेरा जो डिब्बा वाला पार्ट है ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम इधर है और इधर हमने विरल माध्यम बना लिया, ठीक है। देखिएगा, जब हमारा ये प्रकाश की तरंगे, यानी ये मान लीजिए कोई प्रकाश सोर्स है, यहाँ से जब प्रकाश तरंगे हमारे सघन माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम में कोई इसके जो विरल माध्यम है यहाँ पे कोई एंगल बना होगा, ठीक है, एंगल आई बना, और यहाँ से हमारा एंगल जो बना है एंगल आर बना है। एंगल आर जो है दोस्तों सघन माध्यम का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और एंगल आई जो है ये हमारा विरल माध्यम का है, ठीक है। अब देखिएगा, इनके बीच में भी अभिलंब खींचा जाएगा, लेकिन यहाँ से जो प्रकाश तरंगे आ रहे हैं सीधे ना जाके, परावर्तित ना होके, देखिएगा यहाँ सीधे से ना जाके कुछ झुक गई है, ठीक है, थोड़ा बहुत झुकेगी लेकिन झुक जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए एंगल, देखिएगा यहाँ पे एंगल आई जो है, एंगल आई जो है ये विरल माध्यम का एंगल है, और जो सघन माध्यम का एंगल है एंगल आर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सेम यही बातें हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, बस जो हमारा तो जो फिगर था उसको हमने चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे विरल माध्यम से हमारी जो प्रकाश तरंगे आ रही थी, या फिर जो हम लाइट बीम दे रहे थे, ये हमारे विरल माध्यम से दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लाइट बीम को सघन माध्यम से दे रहे हैं। फिर भी जो हमारा जो परावर्तन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं सघन माध्यम हमारा एंगल जो है एंगल आर है, जो थोड़ा सा झुक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे झुकने की जगह पे थोड़ा सा और उधर से होके जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये अभिलंब जैसा कि आप लोगों को जानते ही हैं, जैसे कि हमारा कोई लाइट बीम पड़ेगा तो वहां पे एक अभिलंब जो आभासी होता है खींचा जाता है, ये मतलब प्रेक्षक के द्वारा किया जाता है, यानी जो इस पे एक्सपेरिमेंट करता है वो मतलब देखता है, ठीक है, वो मान लेता है, ठीक। अब देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है इसको ध्यान रखिएगा। दो नियम है फिलहाल इसमें भी, एक है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है, तथा आप परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। देख लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, जो परावर्तन हुआ है, और जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में है, ये फिलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरा नियम जो है दोस्तों स्नेल का नियम है, फिलहाल इसको भी आप लोग जानते ही होंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यही चीज लिखा गया है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आयतन कोण, ठीक है, सॉरी आपतन कोण है, ठीक, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की ज्या जो होती है, साइन की बात की जा रही है, इनका जो रेशियो होता है या अनुपात होता है, यह नितांक होता है। वही बात हमने कहा दोस्तों, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे हम स्नेल का नियम बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा प्रकाश का रंग कितना होता है, इसको भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, प्रकाश में आप लोग कंप्लीटली 7 रंग होते हैं दोस्तों। अगर हिंदी में मैं बोलना चाहूंगा तो इसे आप लोग बोल सकते हैं बैनी आह पिनाला, ठीक है। तो यहाँ पे बैगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, और नारंगी है दोस्तों, और लाल है। देखिएगा यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कितने रंग होते हैं, एक चीज पूछा जा सकता है आप लोगों से कि प्रकाश के तरंगों में, ठीक है, प्रकाश के रंग में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लगभग 7800 एंगस्ट्रम तक होता है दोस्तों। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और एक माइक्रोन का भी याद रखिएगा, एक माइक्रोन बराबर कितना होगा, ठीक है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा। और भी जो पैरामीटर है, पिको फैरेड की बात करूंगा तो पिको में जब जाएंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में, एक नैनो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट जो है
आप लोगों के लिए सिंपल वे में आप लोगों से 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। प्रकाश का रंग जो होता है कैसा होता है, ये भी मैंने बताया। प्रकाश का रंग जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर हमारा प्रकाश का रंग बना होता है। फिलहाल मैंने ये भी बताया बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं हम लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसके आगे आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं लेंस के बारे में कंप्लीटली बात करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अब जो आप लोगों की क्लास होगी ऐप पे होगी, तो आप लोग ऐप पे क्लास को एनरोल कर लीजिए दोस्तों। और आप लोग जैसा मैंने बोला है कि अब जो आप लोगों की लेक्चर्स होंगे प्रॉपर वे में आपको ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। बहुत मिनिमल फीस है जैसा कि आप लोगों को पता भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखा जाता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।